प्रोनाउन एक सेंटेंस में कहाँ पे आते हैं? इसकी जगह पे नाउन प्रोनाउन आते हैं। हाँ जी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सिर्फ नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं, राइट? ठीक है, यहाँ पे तो वर्ब आएगी। ओके, गुड आफ्टरनून विपाशा। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, सो उसके बाद प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर विपाशा? विपाशा, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? विपाशा, एम आई ऑडिबल? यस मैम। कितने टाइप के होते हैं प्रोनाउन? मैम मुझे नहीं याद। हाँ जी, 7 टाइप्स के होते हैं बच्चे। इतनी देर में तो बुक में दिखा के स्मार्ट वर्क करके बंदा बता देता होता है बुक में से देख के, राइट? बुक खुली है मैम। तो इसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन पे थे। पर्सनल प्रोनाउन में हमने और पर्सनल प्रोनाउन के अलावा कौन कौन से होते हैं प्रोनाउंस? रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट? ठीक है, आई डोंट नो 7 हुए या नहीं। ओके, सो इसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन पे थे। पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या क्या कर लिया था? पर्सनल प्रोनाउन की जगह कौन लेता है, मतलब पर्सनल प्रोनाउन एग्जैक्टली किस केस में? नंबर के केस में आ सकते हैं, राइट? केस, पर्सन एंड जेंडर, इसी के लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले कवर किया था प्रोनाउन में कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, राइट? ठीक है, ओके। सो वो सारे हमने कवर कर लिए थे। यू का ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या रहता है? यू का ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? यू ही होता है, राइट? बी का ठीक है। फिर उसके बाद सीक्वेंस की थी। पॉजिटिव केस में सिंगुलर की जब हम बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस क्या रहती है? सीक्वेंशियल ऑर्डर पर्सनल प्रोनाउन का 2 3 1, सेकंड पर्सन को पहले, थर्ड को सेकंड नंबर पे एंड फर्स्ट पर्सन को हमेशा एंड में। किस केस में? सिंगुलर केस में। प्लूरल के सॉरी, सफोकेशन है यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद कहाँ पे थे? प्लूरल के केस में वही सेम ही सीक्वेंस रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेगेटिव के केस में भी सेम ही सीक्वेंस रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, राइट? ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया था? सो एज वाला रूल, उससे पहले तो और कुछ नहीं किया ना, राइट? रूल्स ऑफ ठीक है, कंपैरिजन सो एज मैम। का क्या रूल था कि सो का या तो पेयर होता है सो के साथ, राइट? ठीक है, सो का सो के साथ पेयर होता है और सो का एज के साथ, राइट? ठीक है। अब जो एज एंड एज का पेयर है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस में आ जाता है। सो और एज का पेयर जो है सिर्फ नेगेटिव केस में आता है। एज का पेयर है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह आता है। सो का एज के साथ पेयर सिर्फ नेगेटिव में आता है। अगर आप ये कंसीडर करके चलो फिर तो आप एक्सरसाइज भी गलत करके लाए होगे। पॉजिटिव कंपैरिजन होगा तभी उसका, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों केसेस में एज तो आ ही जाना है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। ही इज एज टॉलर एज हिज मदर, राइट? ठीक है। ही इज नॉट सो टॉलर एज हिज मदर, राइट? बट ये नहीं हो सकता कि ही इज सो टॉलर एज हिज मदर, दैट इज रॉन्ग, राइट? फिर हमने इसमें मेनली क्या किया था कि इन दोनों केसेस में सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्टिव के साथ कंपैरिजन होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव के साथ होता है, राइट? ठीक है। सो हमने ये ध्यान देना होता है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है उस चीज के साथ या ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। तो जो पहला पहला सेंटेंस है, ही इज एज टॉल एज हर होगा, शी होगा? शी।
शी होगा बच्चे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसका कंपैरिजन हो रहा है? ही का। ही क्या है? सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट है। तो अब सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, तो शी की जगह सब्जेक्टिव केस, हर का सब्जेक्टिव केस शी, तो क्या लगाएंगे? शी इज, ही इज एज टॉल एज शी, राइट, ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस, ही इज नॉट सो टॉल एज दे या देम। दे, क्यों? अभी भी ही है, राइट, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, दोनों केसेस में हम ये चीज लगा के चलेंगे। तो ये नया नहीं लगा दूं? इसका जो स्टैंड अपर होल्डर ऐसे ही था। अच्छा बस तभी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, ओके, यस, ओके। कहाँ थे? हाँ जी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, राइट, ठीक है। जो थर्ड सेंटेंस है, ही कैन डांस बेटर देन वी और अस। वी, कौन डांस कर रहा है? ही क्या है? सब्जेक्ट, राइट। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखो, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के साथ होगा। तो अब बात ये आ जाती है कि हम तो अभी तक अस बोल रहे थे, तो वो गलत इंग्लिश है, ठीक है। एक बार दोबारा बताऊंगा। स्ट्रक्चर देखो, हर जगह मैंने आपको कहा था कि सारी स्ट्रक्चर की गेम है, राइट। ये सेंटेंस है, ही इज नॉट सो टॉल एज ही, शी लगा देते, राइट, या हर आएगा, यहाँ से क्या आ सकता है, राइट, ठीक है। अब हमने, हमारा रूल क्या है कि सो या सो का एज के साथ या सो का, सॉरी, एज का एज के साथ दोनों आ जाएं, तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ, राइट। तो हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही है, कंपैरिजन हो रहा है, राइट। तो इस केस में अब हमने सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ ही करना होता है, राइट। तो अब हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, बट हमारा रूल क्या कहता है कि जब कंपैरिजन हो रहा है, तो अगर इधर सब्जेक्टिव फॉर्म है उस प्रोनाउन की, तो इधर भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही रहेगी, राइट। तो शी सब्जेक्टिव फॉर्म है या हर सब्जेक्टिव फॉर्म है? शी, राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? शी, राइट, ठीक है। जैसे अभी क्या था? ही कैन डांस बेटर देन, ये साथ में देन भी मैंने शायद बिगनिंग में लिखवाया था ना, एज और देन का केस, एज पेयर में होता है, देन पेयर में नहीं होता, ठीक है। तो देन के केस में भी यही चीज रहेगी कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव के साथ, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ही कैन डांस बेटर देन वी और अस में, अब ही क्या है? सब्जेक्ट, यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही, राइट, सब्जेक्टिव केस है। ये जरूरी नहीं कि ही हमेशा सब्जेक्ट होता है। आप ये देखो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जांपल्स में आपका यही काम आएगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही, राइट। अगर यहीं पे ही हिम सब्जेक्ट होता, एनी हाउ बाय एनी चांस अगर होता, तो हम उसका, फिर ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, राइट, तो हम उसका उसी के साथ करते। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारा ही सब्जेक्ट बनता है, और ही क्या है? क्या प्रोनाउन की एग्जिस्टेंस में सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो उसका फिर हम कंपैरिजन करेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ। तो वी सब्जेक्टिव है या एस सब्जेक्टिव केस है? वी है, अभी हमने किए हैं, अभी आपने आज अभी मुझे बताया कि वी का ऑब्जेक्टिव केस ऐसा होता है, राइट, ठीक है। आगे चलो, आगे वाले से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर आगे वाले सेंटेंस में देखो, ही कॉल्स देम मोर देन वी और अस। वी, अब गलत हो आप लोग, अब बस आएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम, राइट, ठीक है। बात सो, एज या देन, ये सारे किस चीज के लिए? कंपैरिजन के लिए।
अगर कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का हो रहा है तो वो हम सब्जेक्टिव के साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का हो रहा है तो हम ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे। तो अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम ही को कंपेयर कर रहे हैं या देम को कंपेयर कर रहे हैं? कंपैरिजन तो देम के साथ कर रहे हैं ना, कि वो फोन करता है उसे हमसे ज्यादा। तो अब उसे, तो वहां पे उसे वहां पे ही कॉल्स देम मोर देन अस। ठीक है, यहाँ पे हमारा इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? देम नहीं है ही सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट तो भी हमारा ही है, कॉल्स हमारी वर्ब है, देम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने अब ये देखना है कि हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, हम ही का कंपैरिजन कर रहे हैं या देम के साथ कर रहे हैं? हम देम के साथ कर रहे हैं। तो देम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे हम कंपैरिजन ही सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के साथ कर रहे थे तो वो आएगा, राइट? ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लियर हुआ थोड़ा? विपाशा कोई डाउट है? नो मैम। ओके, नेक्स्ट देखो, ही इज नॉट सॉरी दे लाइक यू लेस देन, ही या हिम? हिम, क्यों? क्योंकि इसमें You- यू का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे यू का कंपैरिजन हो रहा है और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के साथ होगा, राइट? नेक्स्ट, हर मदर इज सो नाइस एज शी या हर? गलत है। और इस सेंटेंस में और कोई एरर है? मैम क्या होगा इसमें? हाँ जी, वो बताते क्या? हैं, वो बात करते हैं, बट इस सेंटेंस में कोई और भी एरर है? देखो, ये पॉजिटिव कंपैरिजन है नेगेटिव है? कि वो अपने मदर जितनी अच्छी है, पॉजिटिव कंपैरिजन है, राइट? पॉजिटिव कंपैरिजन है तो रूल क्या आपने लिखा था कि सो और एज का पेयर सिर्फ नेगेटिव कंपैरिजन के लिए आएगा। मैंने लिखवाया था एज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा था, बट मैंने बोला था कि वो वैसे ही लिख लेना। मैंने सिर्फ मार्क बना दिया था यहाँ पे कि एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ आता है और दूसरा सिर्फ नेगेटिव कंपैरिजन के लिए यूज होता है। कहाँ पे पॉजिटिव? इधर देखो, हो जाता है थोड़ा, मैं कंटिन्यूटी में बोलती हूँ, इवनिंग तक आते आते तो मेरे वर्ड्स वैसे ही वो पकड़ के कड़प हो जाता है। तो नेगेटिव, सो एज का कंपैरिजन सिर्फ नेगेटिव के लिए होता है, कंपैरिजन नेगेटिव कंपैरिजन के लिए सो और एज का यूज होता है, और एज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए हो जाता है। क्लियर है? वहां पे करेक्शन कर लो, कोई और अगर उस दिन लेक्चर में था तो उसकी भी करेक्शन करवा देना। हैपन्स, जब बहुत जगह दिमाग चल रहा होता है तो ये चीजें हो जाती हैं इग्नोर। तो यहाँ पे अब हमारा क्या एरर हो जाएगा कि यहाँ पे सो नहीं आना, यहाँ पे एज आना है, राइट? ठीक है, सो किस केस में रहता कि हर मदर इज नॉट सो नाइस एज, राइट? अब शी आना है, हर आना है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखो, एक तो मैक्सिमम प्रॉब्लम तो इसी की वजह से क्रिएट हो जाती है। Her brother is as nice as she या her, राइट? ठीक है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? आप कह रहे हो हर सब्जेक्ट है, फिर ब्रदर क्या है? हर ब्रदर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है? इज हमारी वर्ब है, ठीक है? आगे तो वैसे ही कंपैरिजन आ गया, तो ये अब हमने देखना है कि अब हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ है क्या है। तो अब जब हर ब्रदर है तो इसमें से पर्टिकुलर एक वर्ड का सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे ना, कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है, बट उसमें से हमने देखना है कि हम किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं, ये कैसे जो भी चीजें लेके चलनी है। तो हर ब्रदर, उसका भाई, इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? भाई के बारे में। भाई की क्वालिटी क्या है? कि उसका है,
तो हर तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। ब्रदर हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये तो उसकी हर तो उसकी क्वालिटी है ब्रदर की कि उसके भाई की बात हो रही है। कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? भाई का। भाई किस फॉर्म में है? सब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, राइट। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट तो शी आएगा, हर नहीं आएगा, राइट। ठीक है, तो ये हर ब्रदर और ये हर मदर दोनों के केस में जो हर है या हिज आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट वहां पे वो तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सब्जेक्ट तो हमारा ब्रदर है ना, कंपैरिजन तो ब्रदर का हो रहा है। क्लियर है? दे आर बेटर देन आई और मी। आई, क्योंकि दे है, यूजुअली हम क्या बोलते हैं? दे आर बेटर देन मी, राइट, दैट इज रॉन्ग। ओके, एक और सेंटेंस लिखो, शायद मैंने दिया भी हो। देयर चिल्ड्रन दिया था मैंने। देयर चिल्ड्रन आर लेस अनोइंग देन दे और देम। विपाशा, एनी वोट? them, दे आएगा। अब भी तो वही है, हिज और हर की जगह देयर आ गया। कंपैरिजन तो बच्चों का हो रहा है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, एनीवन? ओके, उसके बाद नेक्स्ट रूल लिखो। बैठे रहो बैठे रहो, मैं उठा लूंगी पढ़ाते पढ़ाते। नेक्स्ट रूल लिखो, इमेजिनरी सिचुएशंस, कंडीशंस, अनरियल, जैसे भी कह लो। विश, जब आप विश की बात करते हो, अनरियल कंडीशन, अनलाइकली सिचुएशंस। अनलाइकली का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? हाँ जी, बोला करो भाई, ऐसा अच्छा मजा नहीं आता पढ़ाने का। अनलाइकली का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। नहीं, गलत बताया आपने। वो वर्ड ही अलग होता है जो हम नापसंद के लिए यूज करते हैं। लाइक, अनलाइक, लाइकली, अनलाइकली। लाइक हो गया पसंद, अनलाइक हो गया नापसंद। लाइकली हो गया जब किसी चीज के चांसेस होते हैं, अनलाइकली हो गया जब किसी चीज के चांसेस नहीं होते, राइट। अब इसमें भी एक अनलाइक में भी ट्रिप है। अनलाइक, डिसलाइक, जो आप बोल रहे थे ना, नापसंद, नापसंद इज एक्चुअली डिसलाइक। अनलाइक क्या? के जैसा नहीं। अनलाइक यू, ही डिड द होमवर्क। तुम्हारी तरह नहीं, उसने होमवर्क किया, राइट। ठीक है, ओके, सो रूल है हमारा, इमेजिनरी, अनरियल, विशेज, अनलाइकली सिचुएशंस, राइट। इनमें क्या होता है, अब ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं ये इमेजिनरी सिचुएशंस, अनरियल, विशेज, अनलाइकली सिचुएशंस? लिखो, जब आप यूज करते हो आई विश या शी विश, जो भी, आई विश, कोमा, इफ ओनली, कोमा लगा के लिखते जाओ, इफ ओनली, सपोज या सपोज दैट, assume that, as if, as though, as if, as though, राइट। ये हो गई है, इसके जैसे कोई भी जिससे आप विश कर रहे हो, जो बेसिकली पॉसिबल नहीं है चीज, या पॉसिबल हो सकती थी, हुई नहीं, राइट। वो सारे केसेस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, डजंट मैटर, राइट। ठीक है, ये सारे इमेजिनरी सिचुएशंस को वर्ड एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो रूल क्या रहता है कि एक तो इनके साथ हमेशा वो आपकी सेकंड फॉर्म होती है,
सबसे एरर आपका इस चीज में भी आता है प्रोनाउंस में कि इसके साथ हमेशा सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का एरर ही काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। प्लस सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, इनके साथ क्या रहता है हमेशा, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन रहता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होने का मीनिंग क्या हो गया कि वहां पे किसी भी टाइप की वर्ब है, चाहे वो बी की फॉर्म से क्यों ना हो। बी की फॉर्म्स कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट। तो यहाँ पे बी की फॉर्म में से वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हुई, वॉज, वर। उसमें भी क्या है कि इसमें भी सिर्फ वर यूज होता है, वॉज नहीं यूज होता, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, डजंट मैटर, वर ही आएगा। एग्जाम्पल लिखो, I wish I were he. I wish I were he. If he were they. If he were they. ये हो गया ना कि अगर तुम होते तो उनकी जगह, मैं विश करता हूं मैं उसका जैसा होता, या मैं वो उसकी लाइफ मेरी होती। समझ रहे हो ना सेंटेंसेस के मीनिंग। इफ ओनली शी वर आई। मैम रिपीट करना, इफ ओनली। इफ ओनली शी वर आई, इफ ओनली शी वर मी नहीं, राइट। जब आप अनरियल इमेजिनरी सिचुएशंस की बात कर रहे हो, राइट, तो वो इसी फॉर्म में ही यूज होंगी। सेकेंड फॉर्म आएगी, जरूरी नहीं वॉज वर, उसकी जगह कुछ भी हो सेकेंड फॉर्म ही रहेगी उसकी, ठीक है। प्लस सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही रहेगा। क्लियर है, ठीक है। ज्यादा एग्जांपल्स करवाने की जरूरत है। आई विश आई हैज विंग्स, कोई एरर है इस सेंटेंस में, आई विश आई हैज विंग्स, फिर भी गलत है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या मतलब हैज तो पॉसिबल ही नहीं है, हैज हैव दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्या आएगा, हैड आएगा। आई विश आई हैड विंग्स, कभी भी आप अनरियल सिचुएशंस की बात करते हो ना, तो प्रेजेंट टेंस में तो करते ही नहीं हो उसको, ठीक है। आई विश आई वॉन अ लॉटरी, कि ना जीते ना कुछ, ऐसे ही बैठे बात कर रहे हैं, राइट। ओके, सो दैट्स इट। इसके कुछ और एग्जांपल करने की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना, आपको सेंटेंस इस टाइप के वर्ड्स मैक्सिमम टाइम तो इसी टाइप के वर्ड्स आपके आ जाते हैं, जहां से आपको पता चलता है कि हाँ इमेजिनेशन की सपोज कर रहे हो, जहां पे आप एक्चुअल में बस वो रियल में है नहीं, चाहे वो कंडीशन भी हो। हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा हो जाए तो ही मैं ऐसा करूंगा, अनरियल सिचुएशन है ना, मैं तुम्हारी जगह होता, सारी अनरियल सिचुएशंस है, पॉसिबल तो नहीं है ना, उसकी जगह आप नहीं ले सकते। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इट के यूसेज पे। नया हेडिंग दो, यूसेज ऑफ इट। अब पर्सनल प्रोनाउन में इट करवाया है, राइट। तो सबसे पहले तो इट का सबसे बड़ा यूज क्या है कि इट यूज होता है एज अ पर्सनल प्रोनाउन। किन चीजों के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए, राइट, ठीक है। किस केस में यूज होता है, सिर्फ सिंगुलर केसेस में, राइट। ये चीजें लिख लो कि इट इज यूज एज पर्सनल प्रोनाउन फॉर सिंगुलर एनिमल स्लैश नॉन लिविंग थिंग। ये तो आप लोगों को वैसे पहले ही पता है, राइट, ठीक है। सेकंड लिखो, एज अ पर्सनल प्रोनाउन फॉर अ चाइल्ड, as a personal pronoun for child when the gender is not known, when the gender is not known, जब जेंडर नहीं पता होता बच्चे का, राइट, तो उस केस में उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए हम इट यूज करते हैं, राइट। जैसे सिचुएशन क्या, कि आप मार्केट में खड़े थे, आपको एक लेडी बोल गई कि प्लीज मेरे बेबी का ध्यान रखना,
अब आप वो रोने लग गया, आप उसको आवाज दे रहे हो, बट यू डोंट नो द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, राइट? सो आप इट यूज करोगे, राइट? कि विल यू प्लीज कम, इट इज क्राइंग, इट हैज ब्रोकन इट्स टॉयज। पर्सन की बात हो रही है, लिविंग पर्सन है, बट जेंडर अननोन है, बच्चे का। बड़ों के लिए नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली बड़े केसेस में तो हमें पता चल जाता है गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, राइट? ठीक है, कि कुछ पर्टिकुलर वैसे भी वर्ड में बने हुए हैं, पोनी टेल्स होती हैं गर्ल्स की, बॉयज की नहीं होती, स्कूल में भी स्कर्ट्स होती हैं, ड्रेस सेंस भी बिल्कुल अलग होता है, बट व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड ये चीजें क्लियर नहीं होती, राइट? ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, इसका आगे ध्यान नहीं आएगा। A child has broken its toys. फिर उसके बाद days, dates, इन सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं ना। It is used as a pronoun. It is used as a pronoun for dates, months, years, seasons, weathers, time. ठीक है, करते भी हैं, यही होता है ना कि what is the date today? It is 7th of July. It is 11th of, today is 11th of March ना, right? It is 11th of March, right? ठीक है, it was Monday on that day. It was Thursday. It was year 2002 when he was born. यूज करते हैं ना। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन के लिए यूज किया जाता है it। वो सेंटेंस याद है कि द टीम इज वर्किंग विद इट्स यूनिटी, किया था ना हमने, तो वहां पे टीम क्या था? कलेक्टिव नाउन था। बट जहां पे कलेक्टिव नाउन कोई भी, नॉट जस्ट टीम, टीम किसकी है? लिविंग पर्सन्स की है, फिर भी देखो हम यहाँ पे इट यूज कर रहे हैं। व्हेन अ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन, राइट, उस केस में उसकी जगह प्रोनाउन क्या प्लेस होता है? इट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, जनरल स्टेटमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप यूज करते हो, राइट? जनरल स्टेटमेंट्स को कैसे? कि इट इज इजी, इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल, राइट? ये बहुत सारी इस टाइप की जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं। इट इज सेड बाय फ्यू पीपल, इट इज विश्ड, इट इज होप, इट इज नोन, राइट? फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी चीजों को, नहीं 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 नहीं, दिस होता है बच्चे, मत लिखना, दिस होता है, वो होता है ना, दिस इज टू इन्फॉर्म, या फिर दिस इज मनी विनायक स्पीकिंग, राइट? वो नहीं लिखना, इंट्रोड्यूस नहीं लिखना विपाशा, ओके? ओके, अब लिखो रूल द सेम। जब द सेम के केस में क्या सीन रहता है? द सेम का केस लिखो। द सेम का केस इट को रिप्लेस करता है, द सेम का इट के साथ क्या रिलेशन है, या कैसे एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं? जब आप सेंटेंस में द सेम यूज करते हो, राइट, तो उस केस में स्ट्रक्चर अलग होता है कि या तो आपको सब पहले एग्जांपल लिखो, आई बॉट अ कार, I bought a car and sold the same. I bought a car and sold the same. क्या ये सेंटेंस ठीक है हमारा? नहीं ठीक है, वैसे हम बोलते यही हैं, हम कभी भी सेम के आगे ना तो नाउन को रिपीट करते हैं, ना हम द सेम की जगह कुछ और यूज करते हैं। हम इस सेंटेंस को यूजुअली यहीं पे खत्म कर देते हैं, विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। When you are using the same in that sentence, you have to repeat that noun over there, right? कैसे लिखोगे कि I bought a car and sold the same car, या फिर क्या यूज करोगे? I bought a car and sold it, right? I borrowed some money. I borrowed some money. I borrowed some money at 2% profit. Sorry, at 2% interest rate. I borrowed some money at 2% interest rate and returned the same.
अब द सेम यूज करना है तो मनी आएगा, या फिर यहाँ पे हम इट लगाएंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ओके। एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं हम, लिखो एम्फेसाइज करने के लिए EMPHASIZE। एम्फेसाइज का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फेसाइज? हाँ एग्जैक्टली, हाईलाइट बाय स्पीकिंग। जब हम किसी चीज पे फोर्सफुली फोर्स दे रहे हैं, वहां पे उस चीज पे पर्टिकुलरली फोर्स किया जा रहा है, या फिर वहां पे एम्फेसाइज वर्ड ही एम्फेसाइज है, लाइक दिस। वो स्पीकिंग एक्सप्रेशन में इट वाज आई हु हेल्प्ड यू, किस पे एम्फेसाइज हुआ? आई पे, राइट? ठीक है, तो इसी टाइप से ये चीज एम्फेसाइज के लिए यूज की जाती है। जैसे सेंटेंस मैंने किससे स्टार्ट किया? इट से। अब रूल लिखो, इसका होता क्या है? इस केस में भी हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही रहता है, राइट? कि टेंस नहीं मैटर करता, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी होगा वो तो वैसे का वैसे रहेगा, कि बेसिकली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, राइट, या वर्ब जो भी आएगी, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन नहीं होगा, राइट? इट वॉज ही हु हेल्प्ड यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स, इट वॉज हिम नहीं होगा, रिमेंबर हमेशा क्या रहेगा? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। इट वॉज ही हु हेल्प्ड यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स, राइट? ओके, दैट्स इट अबाउट इट। इट की यूसेज ये भी है, दैट्स इट, ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस केस के लिए यूज होता है? डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, राइट? ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? राइट, ठीक है, बट डेमोन्स्ट्रेट के पॉइंट के लिए भी यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेट यूजुअली यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये वाला उस चीज पे, कि एग्जैक्टली कौन सा, इस टाइप से बताते हैं, राइट? ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? दिस, दीज, दैट, दोज, राइट? क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस क्या है इन चारों की यूसेज में? दिस यूज होता है सिंगुलर के साथ, दैट भी सिंगुलर के लिए, मतलब एक चीज के लिए, दीज और दोज मतलब प्लूरल चीजों के लिए। ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये क्लियर है? किसी को इस चीज में डाउट है? किसी को डाउट है? अब वैसे इसके अलावा एक बेसिक डिफरेंस क्या है, कि जो दिस एंड दीज हैं ये यूज होते हैं टू पॉइंट आउट द थिंग्स, टू पॉइंट आउट द थिंग्स विच आर नियर टू द स्पीकर। एम आई राइट? यही होता है ना? दिस इज अ टेबल, दीज आर टेबल्स, that is also a table, and in whole class those are tables, right? ठीक है, ये मेरे पास है तो मैंने this यूज किया, वो मैंने that यूज किया, right? This is a room, that is also a room, that is also a classroom, right? ठीक है, ऐसे ही that those to point out the things which are far from the speaker। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक, राइट? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। राम्स शर्ट, राम्स शर्ट, राम की शर्ट है, तो राम की शर्ट तो बना नहीं, ये तो राम्स नाम बन गया। मैं कह रही थी राम की शर्ट, अपोस्ट्रोफी वाला रूल नहीं किया, राम की शर्ट। हाँ, कहाँ लगाए अपोस्ट्रोफी का? एस को साथ मिला के मत लिखा करो, ये भी रूल है लिखने का। अपोस्ट्रोफी एस सेम सेंटेंस के बीच में नहीं आता इस टाइप से, राइट? हाँ, दैट इज अ डिफरेंट केस। ये नहीं कि वहां भी ऐसे कर देना, कोई एस ऐसे, ये भी नहीं होता, ये ऐसे होता है, राइट? ठीक है, ओके। सो राम्स शर्ट इज मोर कलरफुल देन, राम्स शर्ट इज मोर कलरफुल देन, कलरफुल देन दैट ऑफ या दोज ऑफ, दैट ऑफ या दोज ऑफ शाम्स। दैट आएगा, दोज आएगा इस सेंटेंस में, क्यों? क्योंकि एक शर्ट की बात हो रही है, राइट?
दिस क्यों नहीं आ सकता? ये तो चलो ये नहीं मैटर करता, वहां पे हमें राइटिंग में नहीं पता चलेगा कि पास वाले के दूर के, तो इस टाइप के एरर आपके आते ही नहीं है। ठीक है, बस सिंगुलर प्लूरल वाला जरूर ध्यान रखना है। ये पॉइंटिंग आउट वाले एरर नहीं आएंगे कि पास में कौन सा था या दूर, सॉरी दूर कौन सा था, इस टाइप का कोई एरर नहीं आता। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं इस बात पे कि जो एरर आपके आते हैं, हाँ एक रूल लिखो कि प्रेजेंट टाइम के लिए दिस यूज होता है। प्रेजेंट टाइम में अगर आप बात कर रहे हो तो दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट, दैट टाइम वाज इंपॉर्टेंट। पास्ट के लिए हमेशा दैट यूज होता है। क्लियर है? sort, type, kind plus verb। दिस दैट किस चीज के लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए, राइट। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर क्या रहेगा इस केस में? सिंगुलर रहेगा। तो नाउन भी इस केस में सिंगुलर होगा एंड वर्ब भी इस केस में सिंगुलर होगी, और ये चीजें भी सिंगुलर ही रहेंगी, राइट। दिस टाइप ऑफ बुक इज डिफिकल्ट टू फाइंड, राइट। ठीक है, अब देखो आपको क्या पता कि वहां पे एक बुक की बात हो रही थी या दो बुक की जो उस पर्सन के सामने थी। तो बेसिकली आपका जो एरर करेक्शन का रूल रहता है वो क्या रहता है कि आप बस ये देखो कि अगर उस सेंटेंस में मैक्सिमम स्ट्रक्चर सिंगुलर है, राइट इट डाउन। इफ मैक्सिमम स्ट्रक्चर इज प्लूरल, if maximum structure of the sentence is plural, if maximum structure is plural and one is singular and one form is singular, then make it plural and vice versa, right। कि हमने बेसिकली, वैसे तो आप लोगों ने एरर पॉइंट आउट ही करने होते हैं, बट इन एनी केस फिर भी सेफ साइड के लिए कि आपने एरर पॉइंट आउट कैसे करने हैं कि अगर इस पूरे सेंटेंस में ऐसे हो कि दिस टाइप ऑफ बुक इज डिफिकल्ट टू फाइंड, तो एरर कहाँ पे है? क्योंकि वैसे भी आपका तो ऐसे आता है ना कि एरर इस पार्ट में है या इस पार्ट में है या इस पार्ट में है, राइट। तो अगर इस केस में आपने इस पार्ट में एरर कर दिया तो इट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रक्चर सिंगुलर है, यहाँ पे भी दिस यूज हुआ है। फिर अगर आप यहाँ पे इस चीज में एरर कर रहे हो तो आप इट मीन्स आप कह रहे हो कि या तो यहाँ पे बुक्स आएगा और आर आएगा साथ में, फिर बुक्स और आर के साथ दिस आ नहीं सकता, राइट। तो वही कि जहां पे पूरा स्ट्रक्चर, इस केस में आपको चेक करना पड़ेगा, अगर सारा का सारा सिंगल है बीच में एक प्लूरल है, या फिर सारा का सारा प्लूरल है बीच में एक सिंगुलर वर्ब है, तो वो इस केस में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्ट को आप एरर काउंट कर देना। ठीक है, ऐसे ही दीज दोज का रूल लिखो कि यहाँ पे आपके पास दीज दोज हो जाए, राइट। तो यहाँ पे प्लूरल होगा, नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। क्लियर है? ठीक है, these those kind sorts types of books, these types of books are difficult to find। अब यूसेज ऑफ दिस पे आ जाओ, जो एरर एक्चुअल में आते हैं इसके अलावा। एक तो इस टाइप का एरर आता है, इसके अलावा जो एरर आते हैं उसमें दिस का केस लिखो, यूसेज ऑफ दिस। सबसे पहला तो हम कर ही चुके हैं कि दिस का यूज कैसे होता है, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, राइट। जो पर्सन के पास होती है चीज एंड सिंगुलर होती है उस चीज के लिए, ये रूल कर चुके हैं हम, राइट। फिर उसके बाद लिखो फॉर्मल राइटिंग में, सेकंड लिखो फॉर्मल राइटिंग में।
फॉर्मल राइटिंग में हमेशा हम दिस का यूज करते हैं, राइट? जैसे कि दिस लेटर इज रिटन इन कंसिडरेशन टू, दिस लेटर इज रिटन विद रिगार्ड्स टू, राइट? या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म यू, दिस का यूज किया जाता है इस टाइप से, ठीक है? फिर उसके बाद नोटिस के लिए भी फॉर्मल राइटिंग में ही दिया जाता है नोटिस भी, राइट? नोटिस के लिए भी दिस कैसे, दिस इज टू नोटिफाई यू, हमेशा दिस से इन चीजों को स्टार्ट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनविटेशन, इनविटेशन, दिस इज टू इनवाइट यू एट द बर्थडे पार्टी ऑफ आवर ऑफस्प्रिंग, राइट? स्टेटमेंट्स के लिए डेक्लरेशन, स्पेशली डेक्लरेटिव स्टेटमेंट्स के लिए जब कुछ डिक्लेयर किया जाता है, राइट? डेक्लरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे कि इस पार्क का नाम चेंज कर दिया गया है, राइट? तो वो किस टाइप से कि दिस इज टू डिक्लेयर दैट द नेम ऑफ दिस पार्क हैज बीन चेंज्ड टू XYZ, राइट? क्लियर है? इंट्रोडक्शन के लिए अभी जो मैं उधर लिखवाने लगी थी गलती से रूल, इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस इज राम, दिस इज, चाहे हम अपने लिए भी बोलते हैं किसी नेक्स्ट पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम तब भी ऐसे यूज करते हैं, दिस इज दैट, दिस इज दैट, राइट? ओके, दिस इज इट अबाउट दिस, ये हमारे दिस के यूसेज रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन इंडेफिनेट प्रोनाउन किस चीज के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनेट? टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? तो इंडेफिनेट का मीनिंग क्या हुआ? ओके, इंडेफिनेट का मीनिंग नॉट स्पेसिफिक, जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता हम कितनों की बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है, सो इंडेफिनेट प्रोनाउन आर यूज्ड जनरली, indefinite pronouns are used generally and not specifically or particularly, कि ऐसे एज ए जनरल यूज किया जाता है, स्पेसिफिक पता ही नहीं होता किस चीज के लिए, राइट? आर यूज जनरली, नॉट स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली। एक और सेंटेंस लिख लो, किन केसेस में होता है? स्पेशली व्हेन द जेंडर और नंबर इज नॉट नोन, या तो हमें जेंडर नहीं पता होता हम तब यूज करते हैं, राइट? या जब हमें नंबर नहीं पता होता तब, राइट? जैसे हाउ मेनी आर देयर, ठीक है, बट हाउ मेनी एग्जैक्टली किस में चला जाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन में चला जाएगा, क्वेश्चन आ जाए ना वहां पे। अब जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं ये कौन कौन से होते हैं? एवरीवन, everybody, someone, somebody, no one, nobody, none, anyone, anybody, ये सारे हमारे, ये आपकी बुक में भी होंगे लिखे हुए तो मत लिखो, राइट? अब जो इनका फॉर्म होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या रहता है?
इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, राइट। इस केस में इंडेफिनिट प्रोनाउन के केस में वर्ब हमेशा कौन सी आती है, सिंगुलर। और जेंडर कौन सा फॉलो करते हैं, क्योंकि जब जेंडर नोन ही नहीं है, समवन वाज हियर, फिर आगे अब लिखना है कि ही और शी, जब हमें पता ही नहीं कि कोई यहाँ था, कौन था, राइट। तो बट हमने नेक्स्ट सेंटेंस में बोलना है ही वाज आस्किंग फॉर यू, राइट। तो कौन सा प्रोनाउन फॉलो होता है, मैस्कुलिन फॉर्म हम यूज करते हैं हमेशा, फेमिनाइन फॉर्म नहीं यूज की जाती, मैस्कुलिन फॉर्म यूज की जाती है व्हेन द जेंडर ऑफ द पर्सन इज नॉट नोन, राइट। क्लियर है? everyone is doing everyone is doing their work, कोई एरर है सेंटेंस में? एवरीवन के साथ इज आता है, वर्ब सिंगुलर, तो ठीक हो गया। बट नहीं, देयर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब नंबर ही नहीं पता और हमने क्या कहा कि वर्ब सिंगुलर ही होगी, चाहे वो दोबारा क्यों ना आई हो, तो एवरीवन, और चाहे वो प्रोनाउन ही क्यों ना हो, जब हम सिंगुलर स्ट्रक्चर ही उसका सिंगुलर लेके चल रहे हैं, राइट, तो क्या रहेगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। लिख लो कि वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर रहेगा। ओके, अब लिखो एवरीवन मस्ट डू हिज वर्क और देयर वर्क। एवरीवन मस्ट डू हिज वर्क या फिर हर वर्क या फिर देयर वर्क। देखो, भी इस टाइप के आपका एग्जाम देयर तो नहीं आएगा, तो सिंगुलर स्ट्रक्चर, सिंगुलर प्रोनाउन या हिज आएगा पहली बात। तो देखो, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अब मैं बात ही विपाशा एंड इनसे कर रही हूँ, राइट, ठीक है, तो उसके इसमें यूज कर सकती हूँ कि एवरीवन मस्ट डू हर वर्क, जब मुझे पता है कि मुझे जेंडर, आई नो द जेंडर, मैं आप दोनों से बात कर रही हूँ, राइट। बट राइटिंग में तो जेंडर नोन नहीं होता ना, वहां पे है, तो हमेशा जब नोन नहीं होता तो मैस्कुलिन फॉर्म, तो एवरीवन मस्ट डू हिज वर्क। क्लियर है? प्रोनाउन भी सिंगुलर, नाउन भी, वर्ब भी सिंगुलर। क्लियर है? एंड प्रोनाउन की फॉर्म हमेशा मैस्कुलिन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, every one of them is या फिर are doing his या फिर their, every one of them is या फिर are doing his और her work और their work। अब क्या आएगा? are doing their work। क्यों? them आ गया और them प्लूरल है, राइट, वेरी गुड। अब रुक जाओ गलत है पहला पहला लेक्चर सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे डिसाइड होता है, उसमें रूल करवाया था। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन है तो हमेशा प्रेपोजिशन से पहले वाला हमारा सब्जेक्ट कंसीडर होता है। प्रेपोजिशन से पहले क्या है? एवरीवन, और एवरीवन का रूल क्या है? सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर, मैस्कुलिन, सब वैसे का वैसे, तो सब वैसे का वैसे रहना है, कुछ नहीं चेंज होना। एवरी वन ऑफ देम इज डूइंग हिज वर्क, राइट, ठीक है। अब लिखो एक सेंटेंस, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, every one of the girls is or are doing his or her or their work। सारा सेंटेंस सेम है, every one of them की जगह every one of the girls आ गया। Now would there be any changes in the sentence? इज और आर की बात करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे? क्यों इज? गर्ल्स आया हुआ इस बार। बट मैम सब्जेक्ट तो एवरीवन है ना। हाँ, मैं तो कंफ्यूज करती हूँ, आप लोग वैसे ही हो जाते हो
अपना स्टैटिक रहा करो अपने स्टेटमेंट पे, ठीक है, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो आपने करनी है ना, जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो प्रेपोजिशन से डजंट मैटर ऑब्जेक्ट कुछ भी है वहां पे, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं कुछ भी है, बट हमारा सब्जेक्ट तो उससे पहले वाला कंसीडर होगा, तो उससे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर स्ट्रक्चर लेके चलता है। अब आ जाते हैं आगे, हिज हर और देयर, क्यों हर, क्योंकि हमने इस नाउ इन दिस सेंटेंस वी नो द जेंडर, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी थी मैं आपको इनडायरेक्टली कि जब मेरे को पता है कि मैं विपाशा एंड आप दोनों से बात कर रही हूँ, सो आई नो द जेंडर एट दैट टाइम। अब सेंटेंस में हमें जेंडर नोन है कि गर्ल्स की बात हो रही है, एज सिंपल एज दैट, राइट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ द डॉक्टर्स, one of the doctors has or have one of the doctors has forgotten or have forgotten his or her या फिर their coat। हाँ जी, अब As for the क्यों हैज, क्योंकि यहाँ तो एवरीवन तो है नहीं, one, वन है, वन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, राइट। फिर उसके बाद वन ऑफ द डॉक्टर्स, ठीक है वैसे, या वन ऑफ द डॉक्टर आएगा, मैम वन ऑफ द डॉक्टर। वन ऑफ द डॉक्टर, राइट। मार खाने वाले काम है आप लोगों के सबके। वन ऑफ द रूल पहले मैं करवा नहीं चुकी हूँ नाउन के टाइम पे, वन ऑफ अपने साथ हमेशा प्लूरल लेता है, कि आप क्या कह रहे हो, अगर आप एक डॉक्टर की बात कर रहे हो तो फिर आप वन ऑफ क्यों कह रहे हो, बहुत सारे डॉक्टरों में से एक या बहुत सारे डॉक्टर में से एक, बहुत सारे डॉक्टरों में से ना, वन ऑफ द बेनिफिट्स बहुत सारा फायदा या बहुत सारे फायदे, बहुत सारे फायदे, राइट, ठीक है। तो क्या रहेगा, वन ऑफ द डॉक्टर्स ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तो वन है, ऑफ से पहले वन है, राइट। फिर उसके बाद हिज आएगा, हर आएगा या देयर, डॉक्टर्स आया हुआ है उसके हिसाब से, डॉक्टर्स है इसमें, इज आएगा, हिज मतलब, क्योंकि फिर भी जेंडर नॉन नहीं है और सिंगुलर लेते हैं हम, क्योंकि बात तो वन की ही चल रही है इस केस में, ओके। अब ये जो वन है ना, वन का भी आपका एरर आता है बहुत बार। अब वो एरर क्या होता है, अवेयर हो इन सबके मीनिंग और यूसेज से, ये तो वन यही वाला हमारे पास है, ये वंस और ये वंस में क्या फर्क है, जब उसके पोजेसिव की बात होगी, राइट, जैसे ये वाला है कि वन ऑफ देम वाज डूइंग वंस वर्क, कि एक का काम कर रहा था एक पर्सन, राइट, मतलब उसी का पोजेशन है, राइट। और ये वंस कौन सा है, वाला, जैसे अच्छा वाला बुरा वाला, देयर वर टू थिंग्स, cheap cheap ones and costly ones, there were two people, good ones and bad ones, ये वो वाला सेंटेंस है, और वो वंस तो है ही, वंस अपॉन अ टाइम एक बार वाला, क्लियर है, ठीक है। वन मस्ट हेल्प हिमसेल्फ या हर सेल्फ, वन मस्ट हेल्प वन सेल्फ, ना हिम ना हर, जैसे ये ना एक का, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एरर आता है कि अगर वन आ गया ना तो इधर ये पोजेशन ये वाला आएगा, और वन का ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन वन सेल्फ ही रहता है, ठीक है, ओके ओके।
It's that's it. Now comes to interrogative pronoun. Interrogative pronoun कौन से होते हैं हमारे पास? हाँ जी, क्वेश्चन वाले, इंटेरोगेट करने वाले, राइट? कौन कौन से होते हैं वो? हु, विच, वाई, हाउ, ये सारे होते हैं, बुक में है आपके। हु की यूसेज किस चीज के लिए होती है? लिविंग बींग्स के साथ, राइट? और मतलब हाँ वही की पर्सन के लिए होती है। विच की यूसेज, विच की यूसेज सिलेक्शन के लिए होती है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होती है। व्हेन टाइम के पर्सपेक्टिव से यूज होता है, राइट? हुज पोजेशन के लिए यूज होता है, राइट? वेयर प्लेस के लिए यूज हो जाता है। हाउ मेथड के लिए, राइट? हु और हुम डिपेंड करता है कि किस टाइप से। हु के केस में दोनों, हु और हुम दोनों ही पर्सन के केस में यूज होते हैं, बट इनका डिपेंड करता है क्वेश्चन में डिमांड किस चीज की है, राइट? हु और हुम में डिफरेंस क्या है? हु और हुम में बेसिक डिफरेंस है। हु बताता है डूअर ऑफ द एक्शन, हुम बताता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। हु इज कॉलिंग, कौन फोन कर रहा है, राइट? विपाशा कर रही है सपोज, राइट? आंसर इज विपाशा इज कॉलिंग, ठीक है? टू होम शी कॉल्ड, हाँ जी, राइट? ठीक है, तो किसको, क्या रिसीवर हो गया ना, राइट? अगर इन केसेस में आपको कंफ्यूजन हो, राइट, तो उसका आंसर बना के देख लिया करो। अगर वहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है आंसर में तो हु आएगा उस केस के लिए, अगर वहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है तो उस केस के लिए हुम आएगा, राइट? जैसे इसी चीज का आंसर देके देख लो, हु इज कॉलिंग, ही इज कॉलिंग, राइट? ठीक है, हुम शी कॉल्ड हर, इसका आंसर क्या बनेगा, राइट? तो इसका आंसर बना के देख लिया करो, तो उसकी जगह हु आना है या हुम आना है आपको वैसे ही क्लियर हो जाता है, राइट? लिखो एक, हु या फिर हुम, हु या फिर हुम wrote the letter, who और whom wrote the letter, क्या आंसर बनेगा इसका? Who? राइट, और क्योंकि आंसर में पुट करके देखो कि he wrote the letter, she wrote the letter, राधा wrote the letter, राइट? ठीक है, और दूसरी साइड वहीं पे अब किसको लिखा, to whom she wrote the letter, राइट? whom या फिर who should I, whom या फिर who should I call, कॉल को छोड़ के वोट फॉर लिख लो, टाइम चल रहा है वोटों का, चला गया इनफैक्ट, ठीक है? हु शुड आई वोट फॉर या हुम शुड आई वोट फॉर? हुम आएगा, हु आएगा, सारों सभी की आवाज आएगी तो आगे चलेंगे। हुम आएगा, हु आएगा, हु क्यों नहीं आएगा? रिसीवर ऑफ द एक्शन की बात हो रही है ना, वोट कौन रिसीव करेगा, राइट? तो रिसीवर ऑफ द एक्शन हुम रहता है, राइट? ओके, वी ऑल वंडर, वी ऑल वंडर, मीनिंग क्या इस सेंटेंस का, वी ऑल वंडर? घूम रहे थे नहीं है, हाँ जी, हम सब हैरान थे या सोच रहे थे। हु और whom द बुक इज अबाउट, अब क्या आएगा? whom और who द बुक इज अबाउट, हाँ जी, whom आएगा, राइट? चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख लो। जीतू इज द फ्रेंड
Jitu is the friend who or whom I'm going to pick up at the airport. Jitu is the friend who or whom I'm going to pick up at the airport. क्या आएगा? Whom, ma'am? whom आएगा. रिसीवर है ना, आंसर बना के देख लिया करो. आई एम गोइंग टू रिसीव हिम, राइट. अब इसी में ये आ जाए, जीतू इज द फ्रेंड हु इज कमिंग टू, या whom is coming to pick me up, राइट. अब who हो जाएगा, राइट. ओके, अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन पे. रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन सेम ही वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के टाइप से यूज होते हैं एंड सेम ही एम्फेटिक प्रोनाउन के टाइप से यूज होते हैं. इट्स जस्ट द प्लेस ऑफ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस जो क्लियर करता है कि यहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फेटिक है, राइट. ठीक है, तो वन का तो हमने कर लिया. वन का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन? वन सेल्फ, राइट. ही का हिमसेल्फ, आई का माई सेल्फ, राइट. सिंगुलर के केस क्या क्या रहते हैं? आई, माई सेल्फ, ही, शी, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, राइट. ठीक है, दे का देयर सेल्फ या देयर सेल्व्स. प्लूरल के केस में प्लूरल ही रहता है, राइट. ठीक है, दे का क्या रहता है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन? देमसेल्व्स होता है बच्चे, बोले भी नहीं आप लोग, तो ध्यान होता है आपके क्लास में, आप बोलते नहीं हो. अब भी नहीं बोलते. इतना कितना थक जाते हो? 11 बजे आते हो क्लास में, फिर दे का देमसेल्व्स होता है. जो प्लूरल फॉर्म वाले होते हैं उनका प्लूरल ही रहता है. वी का आवरसेल्व्स, SELVES रहता है. देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स. यू का, यू दोनों ही फॉर्म में होता है क्योंकि हम सामने वाले पर्सन को चाहिए होता है तो हम यू बोल देते हैं ना. तो यू का योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी. अभी हमें बोलते टाइम पता होता है अगर एक पर्सन है तो योर सेल्फ, अगर एक से ज्यादा है तो योर सेल्फ, राइट. ठीक है, ओके. सेंटेंस लिखो पहले. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंसेस बाद में. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखो. आर यूज्ड, reflexive pronouns are used when the subject and the object are the same person. Reflexive pronouns are used when the subject and the object is the same person. ठीक है, और ये हमेशा एक सेंटेंस में आफ्टर वर्ब ही लिखे जाते हैं. इसको चाहे आपने जैसे भी लिखना है, गोल्डन वर्ड्स में पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हो, इसका पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट एंड दे आर रिटन आफ्टर द वर्ब. ये हमेशा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट and are written after the verb. verb के बाद ही लिखे जाते हैं. For example, Raj hurt himself. HURT सेंटेंस. ठीक है, Raj hurt himself. ठीक है, सेंटेंस. हर्ट्स आएगा बच्चे, सिंगुलर है. राज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसओरियस आता है, राइट. राज हर्ट हिमसेल्फ. ये तो नहीं लिखेंगे ना कि राज हर्ट राज, राज हर्ट्स राज लिखोगे तो गलत हो जाना है, या तो फिर वहां पे कि कौन कोई और राज होगा, राइट.
तो जब हमने सेम ही, क्योंकि अभी मैंने लिखा ना, हमने लिखा मीन्स कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, ये सब्जेक्ट हमारा राज है दोनों साइड, तो उसको रिपीट हम वैसे नेसेसरी करते नहीं, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ, राइट। ही बेक्ड द केक, he baked the cake himself. Okay, अब emphatic pronoun, EMPHATIC, emphatic pronoun, emphatic pronoun का केस क्या आता है, emphatic pronoun के केस में देखो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता भाई, सेम वर्ड emphatic pronoun, बट एज पर द नेम सजेस्ट emphatic pronoun क्या है, एम्फेसाइज कर रहे हैं, राइट, तो बस इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, राइट। एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में दे आर रिटन बिफोर द वर्ब, तो अब क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट फिर एम्फेटिक प्रोनाउन फिर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के तो बाद में ही लिखे जाएंगे, ठीक है, बट वर्ब से पहले लिखे जाएंगे, इस केस में इनका ये स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एम्फेसाइज कर रहे हैं हम इसमें, राइट। शी हरसेल्फ पेंटेड द हाउस, कि उसने खुद हाउस पेंट किया, बस इस सेंटेंस में हम अपना वी आर वंडरिंग ओ माय गॉड, राइट, ठीक है, कि कैसे उसने अपने आप ही कर लिया, राइट। ओके, अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में कुछ ना कुछ तो सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के कुछ रूल्स आपकी बुक में दिए हुए, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स कि इन केसेस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है, और कुछ केसेस होते हैं आप उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिख सकते, व्हाई, बिकॉज अगर आप उनके साथ लिखते हो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वुड बी चेंज्ड, राइट। जैसे आप लिखो कि ही एट हिमसेल्फ, क्या मीनिंग हो जाएगा, उसने खुद को खा लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, अब देखो ही हिमसेल्फ एट तो आ सकता है कि उसने खुद ही खा लिया, इसलिए तो भाई नाम तभी तो चेंज है, क्योंकि भाई इसको अगर मैं यहाँ पे, अभी ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ही एट हिमसेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑल्दो चाहे ये इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मीनिंग चेंज हो जाएगा कि उसने खुद खा लिया, राइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या मतलब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो वर्ब के बाद वाला आ रहा है, वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके साथ आता है और कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके साथ नहीं आता, ठीक है। तो मैं कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, आप मैच कर लो, अगर आपकी नोटबुक में नहीं है, बुक में नहीं है तो बुक में ही लिख लेना, ठीक है, या अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो बना लो। एंजॉय, एंजॉय, हर्ट, एंजॉय, हर्ट, बिजी, enjoy, hurt, busy, cheat, apply, resign, absent, absent, present, address, introduce, address, introduce, avail, 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 assert, assert, acquit, acquit, acquit का मीनिंग क्या होता है, इनोसेंस प्रूव कर देना, राइट, ठीक है। अवेल का मीनिंग क्या होता है, टू मेक यूज ऑफ समथिंग, राइट, जैसे ऑफर मिलते हैं ना, राइट, सो फिर आप वो ऑफर अवेल कर लेते हो, राइट, आप उसको चीज को यूज में ले आए, ओके। फिर ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिनके साथ नहीं यूज होता, वो कौन से वर्ड्स हैं, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, शेव, हरी, बुक में ही लिख लो वहीं पे, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, शेव, हरी, eat, concentrate, open, sell, enlist, 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 keep, keep,
क्वालिफाई, ट्रेट, TRAIT, ट्रेट क्वालिटी के लिए यूज होता है ये। ओपन, ये वर्ड्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या हो गया कि वर्ब के बाद नहीं आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड के बाद आता है, राइट। ठीक है, जैसे ही स्टेड हिमसेल्फ अवे फ्रॉम ट्रबल। He stayed himself away from the trouble। ठीक है ये सेंटेंस। जैसे मर्जी आपको हिंदी में बोलने को लग रहा है, इंग्लिश में सेंटेंस ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं आएगा। अभी भी हमने रूल किया ना कि स्टे अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता, तो यहाँ पे या तो आ जाएगा ही स्टेड अवे फ्रॉम द ट्रबल, सिंपल, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही नहीं है इन वर्ड्स के बाद, राइट। शी क्वालिफाइड हरसेल्फ इन द एग्जाम, शी क्वालिफाइड हरसेल्फ इन द एग्जाम। ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट, कि उसने खुद को थोड़ी क्वालिफाई कर लिया होगा, मीनिंग ही चेंज हो जाता है सेंटेंस का, राइट। तो शी क्वालिफाइड द एग्जाम, राइट। ही enjoyed the party, he enjoyed the party during the vacation, he enjoyed the party during the vacation। सेंटेंस ठीक है ये? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, राइट। ठीक है कि उसने एंजॉय किया। अब चाहे इस सेंटेंस में मैं ऐसे भी लिख दूं कि क्या सेंटेंस था, राइट, ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, वो भी ठीक है, कोई एरर नहीं है, राइट। ठीक है, क्योंकि इनके साथ, इन वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता है। माइनर मीनिंग भी चेंज हो जाता है सेंटेंस का, क्लियर है। क्लियर हुआ सारा जितना भी हमने किया है। He introduced his brother to everyone, he introduced his brother to everyone, he introduced himself to everyone। मीनिंग चेंज हो जाता है ना, he introduced himself, और इस केस में इंट्रोड्यूस हमारा उस लिस्ट में मैंने लिखवाया है आपको, राइट। टाइम क्या हो गया बच्चे? ओके नेक्स्ट देखो, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। ज्यादा तो नहीं हो गया? मरी हुई तो शकीलें लेके बैठे रहते हो। अभी टाइम ही नहीं है पूरा। कई बार ऐसा ब्रेकफास्ट मैंने आपको कहा था नहीं, होना ही नहीं चाहिए। एक तो बोला ये थोड़ा टाइम का होता है, फिर से बंदे की बात वो एक्टिव रहते हो, आप तक आते तक हमारी बस हो जाती है। बट अब सॉल्यूशन नहीं है ना, या तो 7 बजे आ जाओ। हाँ या तो ऐसा होता है कि टाइम होता है। मैंने कहा था लंच टाइम आप ले लो बात करके कि आप मॉर्निंग में हाफ एन आवर जल्दी आ जाओ, और 1:30 to 2 आप ब्रेक ले लो। मॉर्निंग में आप 11 o'clock आते हो, 10:30 आ जाओ, वो भी कोई जल्दी थोड़ी है, 10:30 ऑलरेडी बहुत लेट है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है पहले तो सेंटेंस में, कि एक सेंटेंस में यूज होता है टू गिव फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। इंट्रोडक्शन लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। कौन कौन से होते हैं ये प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? हु, विच, दैट, राइट, हु, विच एंड दैट।
अब हु किसके साथ आता है? विपाशा कर रहे हो ना? Yes, ma'am. ओके, हु किस चीज के साथ आता है? हु आता है पर्सन की एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आपने बतानी है, लिविंग बीइंग की, राइट। विच कब आता है? जब आपने नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स की बतानी हो, राइट। दैट कब आता है? दैट जब आप डेफिनेट नहीं होते, जब आप इनडेफिनेटली बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली बात नहीं करते, तब दैट आता है। ये लिखी हुई है चीजें आपकी बुक में, फिर आप लिख क्यों नहीं रहे? पहले तो लिखो एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे देने के काम आता है। राम मत लिखो, जैस्मिन लिखो। जैस्मिन, I just hate those words which are already in the books and all. We are reading them since the beginning, right? Jasmine, comma, my friend, comma, is very nice. अभी सेंटेंस में क्या है? राम की एडिशनल, पहली बात तो कभी भी सेंटेंसेस में दो कोमा में बीच में इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, इट मीन वो जो उससे पहले वाला वर्ड होता है ना, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, राइट। और यहीं पे हु और विच का काम आता है, ठीक है, कि राम का फ्रेंड के साथ, राम का क्या रिलेशन है बोलने वाले के साथ, कि उसका फ्रेंड है। तो अब ये सेंटेंस फिर हम अच्छे से कैसे लिखते हैं कि राम हु इज माई फ्रेंड इज कमिंग, या इज वेरी नाइस, जो भी आप लिखना चाहते हो, राइट। जैस्मिन हु इज माई फ्रेंड इज कमिंग, राइट। ठीक है, अब इस केस में देखो हु, पहली बात तो बेसिक रूल क्या ध्यान रखने वाली बात है कि हु और विच सेंटेंस में, ये तो हमने बिगनिंग में यूज कर लिया, हर बार ऐसे थोड़ी होगा। आई वेंट टू पिक देयर जैस्मिन, मैं वहां पे जैस्मिन को पिक करने गई, राइट। हु इज माई फ्रेंड, जैस्मिन की एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो बेसिकली समझने वाला रूल क्या है कि ये जहां पे जिस वर्ड की एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है ना, एग्जैक्टली आफ्टर दैट ही आता है। ये नहीं कि सेंटेंस में कहीं भी पुट कर दो कि जैस्मिन इज कमिंग, हु इज माई फ्रेंड इज रॉन्ग, जैस्मिन हु इज माई फ्रेंड इज कमिंग, दैट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है? ठीक है, बोर्ड पे लिखने की जरूरत तो नहीं है कुछ। ओके, सो अब आ जाते हैं रूल्स पे। हु किस चीज के लिए यूज होता है? हु यूज होता है ह्यूमंस के केस के लिए, एंड ह्यूमंस में भी डेफिनेट केस के लिए। हु ह्यूमंस के केस में आता है, ह्यूमंस स्लैश डेफिनेट केस में, ह्यूमंस के केस में भी जब हमें डेफिनेट पता होता है, इनडेफिनेट के लिए नहीं यूज होता, राइट। जैसे कि द मैन हु teaches us is absent. The man who teaches us is absent. The article तो वैसे स्पेसिफिकेशन के लिए यूज होता है, राइट। स्पेसिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें पता है हम एग्जैक्टली किस चीज पर्सन की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हु ही आएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द मैन क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है क्या? नाउन है, राइट। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का ही प्लेस लेते हैं ना हु या विच, राइट। ठीक है, फिर हु टीचेस अस क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन कि एब्सेंट कौन है, जो हमें पढ़ाता है, राइट। ठीक है, अब लिखो दिस इज द मैन हु टीचेस अस, यहाँ पे दिस की जगह पर्सन भी आ सकता है कि ही इज द मैन हु टीचेस अस, वो वाला पर्सन है, राइट। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन उसी पर्सन की रही, ठीक है। दिस की जगह हमें यहाँ पे पता है ना कि दिस की जगह किसी का नाम आएगा आंसर के केस में, जब या तो दिस होगा जब हमें एग्जैक्ट पता है तो। ओके, दैट का लिखो, अब दैट कहाँ यूज होता है? दैट यूज होता है इनडेफिनेट केस में, जब हमें नहीं पता होता, indefinite when we are not sure. जैसे कि इसी केस में दैट इज नॉट द मैन,
दैट मत लिखो, दोबारा दैट रिपीट हो जाएगा। दिस इज नॉट द मैन दैट टीचेस अस। अब इंडेफिनिट कैसे आ गया? जब भी वेग सेंस हो ना क्वेश्चन में, राइट, तो हमेशा दैट लगेगा, अगर सिंपलिसिटी वर्ड में बोला जाए तो। जब वेग इंफॉर्मेशन हो, राइट, कि अब यहाँ पे पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली हमें कौन पढ़ाता है, वो टीचेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कौन पढ़ाता है, जब ये कंफर्म ही नहीं है तो वहां पे फिर दैट आएगा, राइट, कि दिस इज नॉट द मैन दैट टीचेस अस। क्लियर हुआ ये चीज? जब वेग इंफॉर्मेशन आ जाए सेंटेंस में तो ये चीज होती है, राइट। दिस इज द डॉग, पहले सॉरी विच की चलते हैं। अब ऐसे ही विच कहाँ पे यूज होता है? विच यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, राइट, एंड एनिमल्स के लिए। और नॉन लिविंग और एनिमल दोनों केसेस में कब यूज होता है एग्जैक्टली? जब डेफिनेट होते हैं। और दैट क्या होता है? हु और विच दोनों को रिप्लेस करता है जब हम इंडेफिनेट होते हैं, राइट, ठीक है। दिस इज द डॉग विच बिट यू, जिसने तुम्हें काटा, राइट। दिस इज द डॉग विच बिट यू। वेयर इज द डॉग दैट बिट यू, कहाँ है वो? अब डेफिनेट नहीं है ना सेंटेंस में, वेग है कि कहाँ है, हमें नहीं पता कहाँ है, तो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम विच से कैसे दे सकते हैं जब हमें पता ही नहीं है, हमारे सामने नहीं है, सेंटेंस में क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, राइट। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, ये तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन के यूज से। अब ऐसे ही विच और दैट की काफी एक्सटेंसिव यूसेज हो जाते हैं इन्हीं चीजों में, रूल्स की बात जहां पे हमारे एरर आते हैं। तो यूसेज ऑफ विच लिखो, यूसेज ऑफ विच, या विच के यूसेज कहाँ कहाँ पे होते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहते हो, यूसेज ऑफ विच। सबसे पहले एक तो हम कर चुके हैं इंटेरोगेटिव सेंस में, चॉइस पूछने के लिए, राइट, ठीक है, कर चुके हैं। तो पहले नॉर्मल है कि विच इज द बुक, कौन सी बुक है, क्लियर है वो तो। सेकेंडली एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी हम अभी अभी करके आए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में डेफिनेट केस में किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए, राइट, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अलावा पार्टी और इवेंट्स के लिए विच यूज होता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। पार्टी एंड इवेंट्स का जब हमें पता होगा, राइट, तो वहां पे विच आता है। कैसे? द पार्टी which I was planning to attend got cancelled। पार्टी की एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे? जो मैं प्लान कर रहा था, राइट। द पार्टी गॉट कैंसल्ड, सेंटेंस अब भी कंप्लीट है, तभी कहा जाता है इस चीज को एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि द पार्टी गॉट कैंसल्ड अब भी सेंटेंस कंप्लीट है। दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या किया? उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, राइट। द पार्टी which I was planning to attend got cancelled। Now this whole sentence is the additional information of that particular sentence, right? क्लियर है? बिल्डिंग्स के लिए यूज होता है, और इन विच यूज होता है बिल्डिंग्स के लिए? बिल्डिंग्स के केस में यूज होता है, एंड यूज भी कैसे होता है? इन विच। दिस इज द हॉस्पिटल इन विच ही इज एडमिटेड। ओके, ऐसे ही विच ऑफ भी आपने यूज होता हुआ देखा होगा, राइट, ठीक है। अब विच ऑफ एनिमल्स के लिए भी आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आता ही है, बट अब समझने वाली बात यहाँ पे है क्या कि हु ऑफ नहीं होता ह्यूमंस के केस के लिए, राइट, तो वहां पे भी हम फिर ह्यूमंस के लिए भी हम विच ऑफ लगा देते हैं। क्लियर है? ठीक है, जैसे दे कुड नॉट डिसाइड, they could not decide who of his servants who of his servants should stay।
क्या है अभी सेंटेंस में? हु ऑफ पॉसिबल है? नहीं है, तो हु ऑफ यहाँ पे नहीं आएगा, राइट? क्या आएगा? विच ऑफ आएगा, राइट? तो ये एक ऐसा केस है जिसमें दे कुड नॉट डिसाइड हु ऑफ द सर्वेंट। सर्वेंट क्या है? लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है तो हु आना चाहिए टेक्निकली, बट ऑफ है तो हु ऑफ प्रेपोजिशन के, हु के साथ प्रेपोजिशन नहीं आती। तो इस केस में ये एक एक्सेप्शन है जहां पे लिविंग बीइंग्स के लिए आप विच यूज करते हो। किस केस में? विच ऑफ का केस में। विच ऑफ लिविंग बीइंग्स के लिए, नॉन लिविंग एंड एनिमल्स के लिए तो आएगा ही आएगा, विच ऑफ का केस लिविंग बीइंग्स के साथ भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट दैट के यूसेज, दैट्स इट अबाउट विच यूसेज। दैट के यूसेज देखो, थोड़ा सा रह गया और मैं चाह रही हूँ आज प्रोनाउन कवर हो जाए। टाइम क्या हुआ? ओके, लिखो दैट। चलो दैट कर लेते हैं, थोड़ा सा रह जाएगा वो बाकी कर ले, कल कर लेंगे। पर सारा है ही दैट का केस। लिखो, हो जाएगा या नहीं करना? आप बताओ। हाँ जी, हो जाएगा। वैसे तो हो जाएगा, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, मैं ये पूछ रही हूँ। काफी हो जाएगा। एक्सरसाइज तो आपने फिर भी करके आनी है, ट्राई सारी, ठीक है? बाकी कल आते ही दैट कर लेंगे। एक्सरसाइज ना करके आए तो मैंने वापस चले जाना है। कल सैटरडे है, मुझे ये बताओ कल आप लोगों ने आना भी है या नहीं आना है? कल ही होगा। ये नहीं बच्चे, मेरा थोड़ा सा ऐसे चलता नहीं है, राइट? ठीक है, तो मुझे हाँ ऑनलाइन लगा लेना। उसके लिए तो आपको और कल मैं जल्दी भी आ सकती हूँ if you want। हाँ तो ऐसा कर लेते कल जीके की क्लास हाँ मैं जल्दी आ सकती हूँ क्योंकि मेरा टेस्ट है तो मेरे टीचर अटेंड कर लेंगे वो तो मेरा कल क्लास में ऐसा वर्क है नहीं, तो मैं यहाँ पे जल्दी आ। हेलो, क्योंकि मैं क्लास में हूँ। हाँ हाँ जल्दी पहुंच जाओ। या फिर मैं 4 बजे करूँ, मैंने 4 बजे आ सकती हो जाना। हाँ ठीक, हाँ हाँ मैं फ्री होकर करती हूँ। ओके, ओके दैट की यूसेज देखो। दैट एक तो हम कर चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, एज एन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज होता है, राइट? और उसके बाद वो भी, उसमें भी कौन सी जो दूर होती हैं, पास नहीं होती, राइट? विच आर फार फ्रॉम द स्पीकर। दूसरा हम कर चुके हैं रिलेटिव प्रोनाउन, राइट? कब, किस केस में? इंडेफिनिट केस में, लिविंग, नॉन लिविंग एंड ये सारे बींग्स के लिए, हर टाइप के बींग के लिए यूज हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद अब लिखो जो हमने नहीं किया पहले, दैट इज when two different categories are written together, when two different categories are written together, when two different categories are written together, we use the relative pronoun of that, we use the relative pronoun of that. For example, the girl and the cat अब देखो इसमें आगे जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी, राइट? अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, राइट? तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट ही यूज होगा। अब वो मतलब डिफरेंट कैटेगरीज एग्जांपल से समझ गए ना? एक साइड लिविंग है, एक सॉरी एक साइड ह्यूमन है, एक साइड एनिमल आ गया, राइट? द लीडर एंड द चेयर, एक साइड नॉन लिविंग थिंग है, एक साइड लिविंग थिंग है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में आगे जो भी आएगा वो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए अपने साथ दैट लेगा, ठीक है? क्लियर है?
फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी यूज होता है, एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, एग्जैक्टली लिखो, पहले लिखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हेडिंग दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं यूज होता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज होता है, राइट? जैसे द लव दैट शी शोव्ड फॉर द डॉग, the love that she showed for the dog was real, was real। पहली बात तो that एज अ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं यूज हो रहा है, क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट अब यहाँ पे किस चीज की दे रहा है, ना तो लिविंग थिंग है, राइट? ठीक है, इंटेंजिबल थिंग है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनको टच नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केसेस में भी हम क्या यूज करते हैं, दैट ही यूज किया जाता है। क्लियर है? The honesty that a soldier has, right, is above suspicion। बॉडी पार्ट्स के लिए यूज किया जाता है, कैसे, कुछ स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस हैं ओल्ड जहां पे बॉडी पार्ट्स के लिए दैट यूज किया जाता है, या एक पर्सन के लिए भी, राइट? फॉर एग्जाम्पल uneasy lies the head, uneasy lies the head that wears the crown, uneasy lies the head that wears the crown। मीनिंग क्या है सेंटेंस का? अनईजी है, इजी नहीं है, वो मेहनत नहीं करते जिनके पास काम होता नहीं। अनईजी लाइज, LIES, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, तो मीनिंग क्या हो गया कि अगर एक पर्सन को जब लीडर कहा जाता है ना, तो राइट उसके फिर उन नाम के साथ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही आ गई, राइट? ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अब वहीं पे ही अब आप लोगों को तो नहीं टेंशन होती कल क्या करवाना है, मेरे को तो होती है ना, ठीक है? आप तो होमवर्क ना करके आ जाते हो फिर भी बिना होमवर्क के, राइट? बट मैं नहीं आगे चल सकती, है ना? ये इस टाइप से है वो। द हैंड दैट रोक्स द क्रेडल, ये बहुत फेमस फ्रेजेस हैं। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, ये हर टाइप से, अब जैसे किसी, आप समझिए ना इसकी यूसेज क्या है, ठीक है? आप लोगों के लिए तो वैसे इस टाइप के फ्रेजेस अच्छे रहते हैं और क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। द हैंड दैट रोक्स द क्रेडल, द हैंड that rocks, ROCKS, the hand that rocks the cradle, rules the world, rules the world। क्या मीनिंग हुआ सेंटेंस का? फीमेल रूल्स द वर्ल्ड, इस सेंटेंस का ये मीनिंग है कि ये क्या है, द हैंड दैट रोक्स द क्रेडल, मतलब जो झूला को, वो झूला बच्चे का, राइट, उसको जो वो करते हैं, राइट? ठीक है, ये बहुत फेमस फ्रेजेस हैं। ओके, फिर इसके अलावा कुछ वर्ड्स लिखो जो अपने साथ दैट ही लेते हैं, राइट? अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है इन सारी चीजों की। वो वर्ड्स कौन से हैं? ऑल, नन, एनी, नथिंग, द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटल। अगर सेंटेंस में ये वर्ड हैं और उन्हीं चीजों के लिए दैट यूज हो रहा है, तो सॉरी, उन्हीं चीजों के लिए हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो क्या यूज होगा? दैट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्या मीनिंग है इसका? हर चमकती चीज सोना नहीं होती, राइट? देयर इज नन, देयर इज नन that can help us, या who can help us? That can help us, right? Is there anything, is there anything which I can do for you? That, क्यों? क्योंकि any के साथ that आता है, right? Clear है? Next rule,
the best, the best and always, the best and always, ये भी वर्ड्स इसी लिस्ट में आते हैं, ये भी अपने साथ हमेशा that लेते हैं. This is the best that I can do for you, right? This is the best that I can prefer you. I always buy the best products that is available. Which is available नहीं. Usually हमें लगता है कि ऐसे sentences में which आएगा, but if there is the best, always or any of these words, उस cases में हम which नहीं use करते, that use करते हैं. Clear है? ठीक है, 1 मिनट दे दो बच्चों भाई. कल होता तो कोई ना आराम से ये सोचो रिलेट करो कि कल होगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट रूल लिखो. वन ऑफ केस, वन ऑफ केस, वन ऑफ केस भी किसका? वन ऑफ मतलब वन ऑफ वाला, वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ऑल वाला, वो वन ऑफ को अपोस्ट्रोफी में कर लो, केस को नहीं. वन ऑफ केस नहीं, सिर्फ वन ऑफ को अपोस्ट्रोफी में कर लो कि वन ऑफ का केस मीनिंग यहाँ पे, राइट? कि वन ऑफ का केस, दोनों साइड अपोस्ट्रोफी करो, मीनिंग चेंज हो जाता होता है ऐसे. वन ऑफ को अपोस्ट्रोफी इसमें लिख लो, इन्वर्टेड कॉमा में. मैं ही सही टर्म यूज नहीं करती, अनवर्टेड कॉमा में यूज करो, राइट? वन ऑफ केस में क्या होता है, वो भी किस चीज का केस? इनडेफिनेट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. इनडेफिनेट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चाहे वो लिविंग थिंग के साथ है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग के साथ है, राइट? क्योंकि वन ऑफ का केस भी तो इंडेफिनिट ही तो बताता है ना. वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर देयर, इज देयर, सॉरी, अब कौन है नहीं पता, राइट? ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज देयर हु, या दैट इज इन माई क्लास, दैट इज इन माई क्लास, कि मेरे उन फ्रेंड्स में से जो मेरी क्लास में है. अभी भी वेग सेंस रही, राइट? समझ में आ रहा है ना कि सब कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा. ठीक है, वन ऑफ के केस में चाहे वो लिविंग है, चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग है, चाहे वो एनिमल है, दैट ही यूज होगा फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए. अगर आप वन ऑफ केस की एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, इट विल टेक दैट विल इट विद इट, राइट? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कोलीग्स, वन ऑफ माई कोलीग्स that was absent, one of my colleagues that was absent, that आया ना, who नहीं आएगा यहाँ पे,
राइट, हु वाज एब्सेंट नहीं, राइट। आगे जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन आपने सेंटेंस के देनी है, कुछ भी, एनीथिंग, राइट। ओके, बट यहाँ पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसकी है, कोलीग्स की। तो राइट, वो जो कि वेग सेंस है कि बहुत सारे कोलीग्स में से एक, तो नहीं पता कौन सा कोलीग, राइट। तो अब क्या आएगा, दैट आएगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखो एनिमल्स के केस में तो ये चीज, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के केस में तो ये चीज रहेगी परमानेंट ऐसे की ऐसे, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू लिविंग बीइंग्स, राइट, तो कुछ केसेस में हम दैट और हु दोनों ही लगा लेते हैं, ठीक है। लिखो कि एक ए वाला ए रूल तो क्या हो गया हमारा, कि वन ऑफ का केस में मतलब चाहे कोई मर्जी हो, यहाँ पे पर्सन हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे लिविंग थिंग हो, हम दैट ही यूज करेंगे, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद जब वन ऑफ केस ह्यूमंस का आ जाता है ना, तो दोनों दैट और हु दोनों ही आ जाएंगे, राइट। देखो वन ऑफ द केस ऑफ ह्यूमंस, वन ऑफ द केस ऑफ ह्यूमंस, दैट और हु दोनों ही करेक्ट हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु लिव इन दिल्ली, who slash that, one of my friends who slash that या which live in Delhi is visiting us, one of my friend आएगा, friends आएगा। पहले तो अब एरर बताओ इस सेंटेंस में क्या है, क्या क्या एरर है। रिपीट करना है। वन ऑफ माय फ्रेंड लिव इन दिल्ली, सॉरी, वन ऑफ माय फ्रेंड हु या फिर विच या फिर दैट लिव इन दिल्ली आर विजिटिंग अस, आर विजिटिंग अस। पहले तो सेंटेंस को करेक्ट, पहले तो ये बताओ करेक्ट ही कर लो पहले तो, करेक्शन क्या क्या है। वन ऑफ माय फ्रेंड हु विच या फिर दैट लिव इन दिल्ली आर विजिटिंग अस। वन ऑफ का केस भी बच्चे, वन ऑफ का केस, वन ऑफ अपने साथ सिंगुलर लेगा, ये प्लूरल नाउन लेगा, प्लूरल तो फ्रेंड आएगा, फ्रेंड्स आएगा, फ्रेंड्स आएगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, हु विच या फिर दैट, इनमें से क्या आएगा, दैट भी ठीक है, यहाँ पे हु भी ठीक है, विच नहीं आ सकता, राइट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखा अब वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन का केस है तो ऑब्वियसली सिंगुलर, बाकी सारा सेंटेंस सिंगुलर रहता है, राइट। तो मैंने क्या बोला, लिव, लिव पॉसिबल है नहीं, जो दिल्ली में रहता है सिंगुलर, वन सिंगुलर है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आता है, तो वन लिव्स इन दिल्ली, राइट। इज विजिटिंग अस या फिर आर विजिटिंग अस, इज विजिटिंग अस, राइट। ओके, अब बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं, ये मंडे को ही करवाऊंगी, मेरे में भी अब थोड़ी सी एनर्जी नहीं बची है एक्सप्लेन करने की, राइट। एंड ये भी ये कंफ्यूजिंग तो नहीं थे, ठीक है। फिर आगे अब करवाऊंगी तो वो उससे जरूर आप कंफ्यूज हो जाओगे, और होम वाला, सो इट्स ज्यादा एक्सप्लेन मैं भी नहीं कर पाऊंगी, इट्स बेटर वी विल डू दैट ऑन मंडे। स्टिल आई थिंक देयर वुड बी हार्डली वन और टू एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट। फिर भी ट्राई करके आना है क्योंकि हम बहुत कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हु कहाँ पे आना है, होम कहाँ पे आना है। अपन आप मेरे अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, राइट। नहीं, जहां पे नहीं हो रहे गेस वर्क करके आना है, और बाकी मंडे को आते ही सबसे पहले डिस्कशन होगी। अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं हुई तो मैंने वापस चले जाना है, और एक टॉपिक नहीं करवाना, क्योंकि मैं आई तो मतलब एक टॉपिक करवाने आई थी, तो वो आपका दिन खराब हुआ, ठीक है। तो एक टॉपिक वहां से कट, टेंसेस कट कर दूंगी मैं 3 दिन का, ध्यान रखना। होमवर्क करके लाना है, और होमवर्क अब आपका हो गया है बीच में ये जितने भी दिन मिला के, क्योंकि एक वीक हो गया है,
सो आई सपोज आपके एटलीस्ट 30 सिनोनिम इंटोनिम आप लोगों ने कर लिए होंगे, 20 आपने इडियम्स कर लिए होंगे, 20 मिनिमम आपने सारी चीजें वो कर ली होंगी, कर रखी हैं। कोई ना, मंडे टेस्ट ले लेती हूँ, पता चल जाएगा। टेस्ट होगा मंडे, ठीक है, ओके। जितनी भी वो लास्ट में चीजें हैं, प्लस नाउन का प्लस प्रनाउन का, ओके। ओके, बाय विभाषा। Bye, ma'am. Okay.